क्या हाल है? तारीख आज 22 नवंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वितीय और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे नज़र डालते हैं। देखिए, पहला खबर भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री का यह कहना है कि और वहीं एयरपोर्ट सामने आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया वाहन में भारत दुनिया भर में अव्वल बना है। 57% सिर्फ भारत के ही देश में बिके हैं। स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित परिवहन को प्रोत्साहित करने की नीति ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार बना दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। डिलीवरी बॉय से लेकर स्टोर कर्मचारी तक का अब सभी का होगा फ्री हेल्थ चेकअप। सरकार ने बना दिया नया कानून। जी हाँ, सरकार ने नए श्रम कानून के मुताबिक अब निजी और प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए हर साल फ्री हेल्थ चेकअप करने का प्रावधान रखा है। अब जितने भी कर्मचारी में काम करने वाले कर्मचारी होंगे, 40 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों का हर साल फ्री चेकअप करना ज़रूरी होगा। सरकार की तरफ से जो नए लेवल कोड यानी नए श्रम कानून जारी किया गया है, उसके तहत ये नियम लागू कर दिया गया है। 40 प्लस उम्र वाले के लिए फ्री चेकअप का प्रावधान है। इसमें सभी कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर दोनों के ही कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों, और भी पूरे देश भर में यह जो 4 नए लेवल कोड लागू किए हैं, इसके तहत खास करके प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सरकार ने सिक्योर कर दिया है। अब उन्हें समय पर सैलरी देनी होगी। कर्मचारियों को मिनिमम वेतन देना भी अनिवार्य होगा। जो देश भर में पुराना श्रम कानून था ना, उस जगह यह 4 नए लेवल कोड लागू किए गए हैं। इसमें कुछ नए प्रावधान रखे गए हैं, जैसे 1 साल में ग्रेजुएटी मिलेगी, फिर हेल्थ चेकअप समेत मजदूरों को भी कई बड़ी गारंटी दी जाएगी। पहले जो 29 अलग-अलग श्रम थे हमारे देश में, उन सभी कानूनों की जगह अब सरकार ने 4 आसान सिंपल नए श्रम कानून बना दिया है। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का मकसद है देश के हर एक कामगार को समय पर और ओवर टाइम का वेतन मिल पाए, न्यूनतम मजदूरी मिले, महिलाओं को भी बराबर मौका मिले और सैलरी सोशल सोसाइटी फ्री हेल्थ चेकअप समेत सारी सुविधाएं मिले। और नए कानून से कर्मचारियों को 5 की जगह सिर्फ 1 साल में ही ग्रेजुएटी का लाभ मिले। हालांकि ट्रेड यूनियन ने इस नए लेबर कोड की निंदा की है और कहा है कि ये जो कदम है, यह मजदूर विरोध है और मालिक का यानी नौकरी देने वालों का कंपनी युक्त का समर्थन करता है। वहीं भारत मजदूर संघ ने सरकार के इस नए लेबर कोड सुधार स्वागत किया और इसे लंबे समय से इंतजार किए जा रहा बड़ा कदम बताया है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि भारत में लागू होने वाला यह 4 नए लेबर कोड कौन-कौन से हैं, जिसमें अब 29 पुराने कानून खत्म हो चुके हैं। खुद केंद्रीय श्रम मंत्रालय की तरफ से यह बात की जानकारी दी गई है। तो इन 4 लेबर कोड का नाम रखा गया है। एक तो वेज कोड 2019, वेतन सहित दूसरा इंडस्ट्रियल रियल कोड 2020, सोशल सोसाइटी कोड 2020 और क्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडक्शन कोड 2020। तो कुल ये 4 लेबर कोड नए कानून प्रावधान होंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ बेनिफिट के हाइलाइट भी आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, देश के करोड़ों किक वर्क से भी सरकार बड़ा तोहफा दी है। पीएफ के साथ अब ईएसआईसी की सुविधा भी मिलेगी इन लेबर कोड के लागू होने के बाद। वहीं 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी मिलेगा। कंडक्टर वालों को भी पे स्केल बराबर वेतन मिलेगा। ओवर टाइम करने पर सीधा डबल पेमेंट देना होगा कंपनियों को। नहीं, श्रम संहिता से श्रमिकों को लाभ में बढ़ोतरी होगी। श्रमिकों को कानूनी मान्यता भी मिलेगी। देखिए, सरकार की तरफ से 10 बड़ी गारंटी जो नए लेबर कानून के जरिए मजदूरों को, कर्मचारी को दी जाएगी। इन 10 ही गारंटियों के डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा-सा वीडियो को पॉज़ करके बाकी और भी नए लेबर कोड को से होने वाले फ़ायदे थोड़ी डिटेल जानकारी में आप देख सकते हैं। ठीक, टर्म स्टाफ को परमानेंट लेवल के फ़ायदे मिलेंगे। सभी मज़दूरों के लिए मिनिमम वेज और समय पर पेमेंट दिए जाएँगे। महिलाओं के सभी शिफ्ट्स और जॉब रोल में अनुमति होगी। वेतन, वर्किंग आवर रूल और ओवरटाइम प्रमोशन कानून लागू होंगे। यूनिवर्सल अपॉइंटमेंट लेवल और फॉर्मलाइज़ेशन पॉलिसी लागू होगा। गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्क को अधिकारी मान्यता मिलेगी। जोखिम वाली रिस्क वाली इंडस्ट्री में हेल्थ चेकअप और सेफ्टी नियम ज़रूरी होंगे। उद्योग में सिक्योरिटी का नेटवर्क और बड़ा होगा। यह कुछ पॉइंट रखे हैं इस नए लेवल कानून से। और भी क्या-क्या बदले हैं जा रहे हैं, कुछ हाइलाइट आप देख लीजिए। वेतन सहित में क्या-क्या लागू होंगे, सामाजिक सुरक्षा में, उद्योग संबंधित महिला में और यह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा सहित में ये चारों जो कानून होंगे, इस चारों की मुख्य हाइलाइट रहेंगे, ठीक है ना? हालाँकि कई राज्यों में इस कानून का विरोध भी शुरू हो चुका है। जैसे हरियाणा में देखिए, आप 20 कर्मचारी वाले निजी कंपनी बाहर होगी तो 26 तारीख को 26 नवंबर को मजदूर, कर्मचारी, किसान सभी जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं और न्यूनतम वेतन बढ़ाने की भी मांग करेंगे। हरियाणा में श्रम कानून में बदलाव का विरोध भी शुरू हो चुका है। तो आप क्या ख्याल है? आपकी क्या राय है, विचार है, इस मुद्दे कमेंट करके बताइए ज़रूर। स्काउट के साथ भारत का ये सबसे बड़ा युवा महाकुंभ है। ऑफिशियली यह 23 नवंबर से शुरू होगा। तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, जो कि 29 नवंबर तक चलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूए यानी अमेरिका ने जाने वाले के लिए खुशखबरी आ गई। आखिरकार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेररिस्ट के बीच भारतीय निवेशकों को भी बड़ा राहत दी है। ईवी-5 वीजा पर कंपनी ने अमेरिका ने बड़ी फीस वापस ले ली है। इससे भारतीयों को 26 लाख तक बचेंगे, क्योंकि अब पुरानी फीस ही लागू होगी तो निवेशकों को लाखों रुपए तक
की बचत होगी। ट्रम्प सरकार की तरफ से फैसले में वापस से बदलाव किया गया और भारत के फिक्स रिजर्व का भी डाटा देखिए दोस्तों, विदेश मुद्रा भंडार 5.5 अरब डॉलर बढ़कर 692.5 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, आगामी बजट 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग ने जारी किया बीएफसी बैठक कार्यक्रम 4 से 8 दिसंबर तक होगी महत्वपूर्ण बैठक। केंद्र सरकार के साथ ही कई राज्य सरकारी ने भी बजट 2026 तैयारी शुरू कर दी है। और देखिए बजट 2026-27 को लेकर वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर व ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ भी प्री बजट बैठक की अध्यक्षता भी की है। यह 11वीं बैठक रही। चलिए खबर आ रही है कि गौतम अडानी ने इंडस्ट्रियल मिशन के लिए 100 करोड़ का योगदान दिया है और कहा है कि ज्ञान को सुरक्षित रखने की यह कोशिश है। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित यह ग्लोबल इंडस्ट्रियल कॉलेज के उद्घाटन में उन्होंने 100 करोड़ की ऐतिहासिक घोषणा की है। और भारत के रियल एस्टेट पर भी एक रिपोर्ट देखी है। जुलाई से सितंबर के बीच रियल स्टेट सेक्टर में बुकिंग तेज हो गई, लेकिन नई परियोजनाओं की रफ्तार कुछ धीमी देखने को मिली है। नवाम रिसर्च की ओर से यह डाटा जारी किया गया है कि चलिए आ रही है G20 संहिता लेने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। एयरफोर्स बेस पर उनका भव्य स्वागत हुआ। जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है। G20 समिट के लिए पीएम मोदी यह दौरा है। एयरपोर्ट की यह पीएम की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जगह जगह मोदी पुतिन के पोस्टर लगे हुए हैं। दिवसीय दौरे पर हैं। कई द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे और यह सम्मेलन कुल 3 दिनों का है। ट्रंप इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। यह देख सकते हैं आप, एयरपोर्ट पर कलाकारों ने लेट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया पीएम से भी मुलाकात की नरेंद्र मोदी ने। अपने G20 दौरे के दौरान साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में स्थानीय कलाकारों ने अपना स्थानीय लोक नृत्य किया। इनका ट्रेडिशनल डांस है। पीएम का कुछ यूं स्वागत हुआ। और वहीं दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। अयोध्या के दौरे पर लेकर जिले में रूट डाइवर्जन भी लागू हुआ है। हाईवे पर 3 दिन तक नहीं चलेगा भारी वाहन। गोरखपुर लखनऊ 4 लेयर पर 23 से 26 नवंबर तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि राम मंदिर के मुख्य शीर्ष ध्वजारोपण फंक्शन में 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच फहराएंगे ध्वज। राम मंदिर में ध्वजारोपण समारोह के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुकी है। अभी से 251 महिलाओं ने एक दिन पहले ही निकाली कलश यात्रा। पीएम का दौरा 25 नवंबर को होगा। ये खबर देखते हैं। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन बीते 10 सालों में 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा बढ़ा है। और वहीं अगला अपडेट किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अब आधार के मुताबिक खतौनी में नाम संशोधन की तैयारी कर रही सरकार। इसमें किसानों की बड़ी समस्या खत्म होगी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। अब आधार कार्ड के अनुसार खतौनी के में नाम संशोधित हो जाएगा। इस बदलाव से किसानों को सम्मान निधि राशि पाने में बड़ी परेशानियों से किसानों को मुक्ति मिलेगी। यह तो यूपी सरकार का नया प्लान है, क्योंकि लंबे समय से खतौनी आधार कार्ड के नाम अलग अलग होने की वजह से कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो अब किसानों के यह नए परिवर्तन की सुविधा मिलेगी ऑनलाइन ही। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत ने चीन नागरिकों के लिए फिर से शुरू किया टूरिस्ट वीजा। दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की दिशा में यह अहम कदम है। आखिरकार 5 साल के रोक के बाद भारत ने चीनी के नागरिकों के लिए अपना पर्यटन वीजा खोल दिया है। भारत चाइना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान के जिंक पार्क बनने राज्य का नया उद्योग केंद्र हिंदुस्तान जिंक और रिको ने उद्योगपतियों को निवेश के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी नया प्लान है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया में हर 5 में से एक आईफोन अभी भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है। और घरेलू स्तर पर भी भारत में आईफोन की बिक्री बढ़ रही है। बीते कुछ सालों में मेड इन इंडियन एप्पल आईफोन का प्रोडक्ट काफी ज्यादा बढ़ा है ना। चलिए खबर देखिए। बिहार के 27,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है। नए साल 2026 से पहले उन शिक्षकों को अपनी पसंद के स्कूलों में पोस्टिंग मिल पाएगी। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मुताबिक पोस्टिंग 31 दिसंबर तक मिल जाएगी। तो हजारों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज में एंटी नेशनल गतिविधियों पर अब रोक लगेगी। एनएमसी की तरफ से नई गाइडलाइन बनकर तैयार हुई है। हालांकि मैं जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा मामले को पता होगा, यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। उसके बाद एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमर्शियल की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। मेडिकल कॉलेजों के लिए नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसमें एंटी नेशनल यानी राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करने पर जोर दिया गया है। जैसे ही इनकी नई गाइडलाइन आएगी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल अभी तक न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषण शहर बन चुका है। दिल्ली AQI कई जगहों पर 506 के भी ऊपर चल रहा है। इसके बाद दिल्ली के सभी स्कूलों में स्पोर्ट इन्वेस्ट पर भी रोक लगा दी गई है। अभी एक दिन में पहले आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया है। दिल्ली के स्कूलों में सभी आउटडोर खेल एक्टिविटी पर रोक रहेगी। बढ़ते प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया है। खबर देखिए मेक्सिको की फातिमा बोस बनी मिस सेमिनार भी छोड़ दी थी, लेकिन आखिरकार इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया। हालांकि भारत की मरिको कर्मा जो टॉप 13 तक ही पहुंच पाई। भारत की मरिक विश्वकर्मा भी मिस यूनिवर्स का ताज हासिल करने के काफी नजदीक तो पहुंच गई थी, लेकिन आखिरकार चूक हो गई। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी से फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, सर्टिफाइड क्लासिक डांस भी है और पेंटर भी। फिर भी इनके मेहनत और सैल्यूट है। मेक्सिको जो कि मिस यूनिवर्स बनी है, इनका भी जीवन काफी परेशानी से भरा है। जब ये मेक्सिको बनी तब फिर विवाद हुआ था, बावजूद इन हासिल किया। मिनी
मेनी कांग्रेचुलेसन। चलिए अगले अपडेट देखिए। सोने चांदी की भाव पर खबर आ रही है कि सोना 585 चढ़कर 1,23,186 प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। वहीं चांदी 3,000 तक सस्ती हुई। इस साल अब तक 47 बढ़ चुका है। चांदी 65,000 तक महंगी हो चुकी है और अभी एक दिन में चांदी की कीमत 2984 टूटकर 1,51,126 प्रति किलो चल रही है ना। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड प्राइस क्या चल रहा है आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है भारत में महिलाओं को लेकर। देखिए 30% महिलाओं ने अपने पार्टनर्स को से हिस्सा झेली, जिसमें 15 साल से लेकर 49 साल तक ही एज ग्रुप की हर 5वीं महिला पीड़ित है। वैसे ये आंकड़ा दुनिया भर में काफ़ी हैरान करने वाला है कि दुनिया भर में 84 करोड़ महिलाओं के साथ सेक्सुअल यूज भी हुआ है। यह रिपोर्ट और डाटा खुद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक भारत में तो हर 3 में से एक यानी लगभग 30% महिला किसी न किसी तरीके से अपने पार्टनर के वायलेंस का शिकार हुई है। पार्टनर में चाहे पति हो सकता है या लिव इन पार्टनर हो सकता है, उनका लव हो सकता है, उनके जरिए वे मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा के शिकार हुई है। ये डाटा बताते हैं कि वाकई ही आज भी हमारे देश में महिलाओं पर कितना अत्याचार होता है, कितनी असामान्य होती है। इंटीमेट पार्टनर वायरलेस क्या होता है? इसमें एक सर्टिफाइड टर्म है जिसमें कई तरह के अलग-अलग हिस्साएँ शामिल होती है जो महिलाओं के साथ बीती है। देख सकते हैं आप। चलिए अगला खबर देखिए। बेंगलुरु के ट्रैफिक में फंसे एस्ट्रोनॉट सुसुक शुक्ला, तो उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में यात्रा करना शहर के खराब ट्रैफिक को पार करने से भी कहीं ज़्यादा आसान है। देखिए जरा यह इनका छोटा-सा बयान, छोटी सी टिप्पणी ये बताती है कि हमारे देश के शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था कितनी खराब है ना। और वहीं भाषा विवाद पर बड़ी खबर देखिए। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टैलिन ने संस्कृत को मरी हुई भाषा बताया और कहा कि तमिल परवाह है तो हम पर हिंदी क्यों थोप रहे हो? तो इनके इस बयान पर बीजेपी बोले कि तमिल में भी संस्कृत के कई शब्द शामिल है। उदय स्टालिन ने चेन्नई में एक बुक लॉन्च के मौके पर संस्कृत को लेकर ये विवादित बयान दिया, जो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाषा चाहे संस्कृत हो या हिंदी या उर्दू, तमिल, तेलुगु या मलयालम कोई भी हो, भाषा क्या है? एक कम्युनिकेशन का साधन है जिसके जरिए हम एक दूसरे के साथ अपने आचार विचार, अपनी भावनाएं, फीलिंग शेयर कर सकते हैं। राइट है, सभी भाषाएं अपने आप में महान है, कोई भाषा छोटी बड़ी नहीं होती है। पता नहीं यह नेता भाषा को लेकर क्यों पॉलिटिक्स करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप ऐसे गंदी पॉलिटिक्स पर? आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी नज़र में तो सभी भाषाएं महान होती है, कोई भाषा छोटी या बड़ी नहीं है। राइट है। वहीं देखिए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि आरएसएस किसी खिलाफ नहीं है। यह संघ न राजनीति करता है, न ही किसी संगठन को दूर से नियंत्रण करता है। इरफाल में जनजातीय नेताओं के साथ बातचीत करते हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने यह बातें चित कही। वहीं खबर आ रही है कि चाचा नेहरू के कामों की ऑनलाइन लाइब्रेरी आज से लाइव हो चुकी है, जिसमें आपको 35,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और लगभग 3,000 इलस्ट्रेशन यानी आकृतिक चित्र कथाएं देखने को मिलेगी। यह बेसिकली नेताजी के जीवन, उनके कार्यों का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है। राहुल गांधी बोले कि यह इतिहास नहीं बल्कि बदलती सोच का रिकॉर्ड है। तो यह एक ऑनलाइन पर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसमें आपको नेहरू.in इनके ऊपर आपको यह ढेर सारी चीज़ें फ्री में डाउनलोड देखने को मिल जाएगी ना। चलिए खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के CJI गवाई बोले कि मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूँ लेकिन सेकुलर हूँ, धर्मनिरपेक्ष, मैंने अपने पिता से सीखी है। चीफ जस्टिस का कल आखिरी वर्किंग डे था। 23 नवंबर को यह रिटायरमेंट ले लेंगे। यह भारत के 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। जस्टिस CJI EBR गवाई अच्छे WHO के एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। भारत में 2015 से टीबी के मामले में 21% तक की कमी आई है। टीबी के जरिए मृतकों की संख्या भी घटी है। आखिरकार यह रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान को सफलता मिल रही है। भारत में टीबी मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यह कुछ डाटा भी आप देख सकते हैं 2015 से 2025 के बीच। और वो देखिए बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम के नेटवर्क खिलाफ ऑपरेशन, फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन सख्त शुरू किया गया है। 4400 से ज़्यादा संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री के इंडियन साइबर क्राइम को ऑडिशनल सेट I4 के साथ मिलकर ये अलग अलग तरीके से साइबर फ्रॉड करने वाले सैकड़ों को नहीं बल्कि हज़ार लोगों के खिलाफ ऑपरेशन साहक चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत 48 घंटे के अंदर लगभग 4500 तक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। आइए दिन जो हमारे देश में साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं तो उनको लेकर ये दिल्ली पुलिस का शिकंजा। और वहीं दोस्तों हाल ही में जो दिल्ली ब्लास्ट की घटना हुई है इसके मामले में जुड़ी हुई कुछ बड़े अपडेट देखिए। 5 जांच एजेंसियों को रिपोर्ट में पता चला है कि अहम से हमलों की साजिश रच रहा था। जैसे मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल कश्मीर अस्पतालों में हथियारों का ठिकाना बनाने की तैयारी थी। 1990 के बाद देश में पहली बार ऐसे देखने को मिला जबकि आतंकी संगठन इतनी बड़ी तैयारी कर रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस बोले कि 2020 के दिल्ली दंगों में भी टेटर हुई थी। दंगे से पहले कई मीटिंग हुई। पूर्व राज्यों का भारत से अलग करने की साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट में अब लोगों को कनेक्शन की भी जांच करेगी SIT। चेयरमैन सिद्धि को अल्फाला लेकर जाएगी ED। सस्पेक्टेड की 3
कैटेगरी बनी गई है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ सम्राट चौधरी को इस अहम जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के नए मुख्यमंत्री के बाद नीतीश कैबिनेट का भी गठन हो चुका है। इसमें मगध और शाहाबाद का दबदबा देखने को मिलेगा। इस बार 65% मंत्री पिछड़े और दलित सवर्ण में सबसे ज्यादा राजपूतों को जगह दी गई है। नीतीश कुमार के नई कैबिनेट में 12 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस भी दर्ज है, जबकि एक मंत्री तो केवल 10वीं पास भी है। 20 सालों के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं रखा गया है, बल्कि बीजेपी के सम्राट चौधरी के यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। फाइनेंस जेडीयू के पास रहेगा और मंगल पांडे फिर से स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। और यह लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि बिहार में किसको किस विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई है, किन किन मंत्रियों को है ना। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में किसी हार का पश्चाताप करने के बाद प्रशांत किशोर पीके ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा है कि 10-10 हजार देकर वोट खरीदा है और 6 महीने में अब बिहार के महिलाओं को 2-2 लाख नहीं मिले तो हम एक-एक मंत्री को ऑफर को भी घेराव करूंगा। पीके ने धमकी के साथ लोगों को एक 10,000 की मांग की है। बोले कि जो नहीं देगा मैं उससे नहीं मिलूंगा। दिल्ली वाला फ्लैट छोड़कर सारी संपत्ति जन स्वराज को डोनेट किया। तो यह भी दोस्तों बिहार की राजनीति में बयानबाजी देखने को मिल रही है। और इस बीच खबर है कि चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। एसआईआर की समय सीमा में नहीं होगा कोई बदलाव। डीएलओ को मिलेगी 25 नवंबर तक समय। चुनाव आयोग की तरफ से यह स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया गया है। इसकी टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इधर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ याचिका को लेकर इसी यानी इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। केरल सरकार ने इस एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी। इससे पहले आपको पता होगा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्य भी अर्जी लगा चुके हैं एसआईआर प्रक्रिया को रोका जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगा है। अगले सुनवाई 26 नवंबर तय की गई है। तो तब तक चुनाव आयोग को एसआईआर को लेकर स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट में भी देना होगा। और कुछ बड़े हादसों की खबर देखिए दोस्तों, दुबई में एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें पायलट की मौत हो गई है। इसके हादसे में पायलट विंग कमांडर नरमान शाह शहीद हो गए हैं। इस वीडियो में भी सामने आ रही है, देख सकते हैं। भारत का तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो क्रैश हो गया है और शहीद हुए हैं। ये हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा के रहने वाले हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं कुछ और हादसे देखिए आप, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक एयर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। गैस लीक ब्लास्ट का खतरा माना जा रहा है। 25 फायर प्लांट को ठंडा करने रहे, इतनी भयंकर आग लगी है और तभी भी आग बुझाई नहीं जा सकी। वहीं राजस्थान के बयाए में भी एक अबुजा सीमेंट फैक्ट्री में 3 मजदूर जिंदा जल गए। 1100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता मटेरियल उन पर गिर गया। और एक इंटरनेशनल हादसा देखिए, ब्राजील में यूएनए को 30 जलवायु सम्मेलन मुख्य आयोजन स्थलों पर भी आग लग गई, जिसमें 21 लोग घायल हो गए। भूकंप पर खबर आ रही है कि बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया है और यह भूकंप झटके हमारे देश में भी पश्चिम बंगाल, पूर्व और भारत के राज्यों में महसूस भी हुई। बंगाल में तो भूकंप से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि भारत में किसी तरह की जनहानि सूचना नहीं है। बहरहाल अभी तक कुछ महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखते हैं दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताज़ा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, छोटी सी नहीं है तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर देना, ताकि आपको रोजाना की ताज़ा खबरें, महत्वपूर्ण समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल सके। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, कुछ अलग राज्यों के मौसम की स्थिति। मध्य प्रदेश में ठंडे से दूसरी मौत हो गई है। रीवा में भी दम तोड़ा। पंचमढ़ी में पहली बार पारा 5 डिग्री तक पहुंचा। भोपाल, इंदौर में भी 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। और अभी भी मध्य प्रदेश में 2 दिन शीतल लहर का अलर्ट है। ठंडे की वजह से कई लोगों की जान भी जाने लगी है। अब इतनी कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है कि इधर राजस्थान में सर्द हवाओं का असर कुछ कम हुआ है। माउंट आबू में तापमान 0 से ऊपर पहुंचा है। अगले 2 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। हरियाणा राज्य में भी इस सप्ताह रहेगी सुबह शाम की ठंडा, दिन में धूप से लोगों को राहत मिल रही है। 3 दिन मौसम शुष्क रहेगा। सुबह हल्की धुंध के आसार रहेंगे। वहीं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल में देखिए 27 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। नवंबर में नॉर्मल से 89 कम बारिश हुई है। अगले 6 दिन भी बारिश के आसार नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जो आज से शुरू होगी पछुआ हवा, तो इससे 2 से 4 डिग्री तक और गिर सकता है पारा। रात के तापमान को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बाकी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जैसे केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी बारिश का अलर्ट है। केवल मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां शीतल कहर की भी चेतावनी है, तो जरूर सावधान रहिए। और भी अगले 24 घंटे के दौरान कुछ अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी वह जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, चलिए मौसम के बाद अगले बढ़ते हैं। प्रदेश के सागर का यह एक मामला देखिए। मस्जिद की जमीन पर खुदाई की जा रही थी, तभी इसमें से राम सीता की मूर्ति निकली। सागर में 200 साल पहले की थी ये जमीन। लोगों ने पूजा की और निर्माण कार्य भी रोक दिया गया। सागर के वंडा विकास खंड के ग्राम पापेट का ये मामला है। यह देख सकते हैं आप लोग, बा पूजा करने लगे हैं यहाँ के। वहीं देखिए वाराणसी कोर्ट के जज बोले कि राहुल गांधी 18 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर हो। 7 महीने पहले उन्होंने कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है और इस मुद्दे को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वहीं देखिए उत्तराखंड हरिद्वार में 1,000 करोड़ में बनेगा विश्व सनातन महापीठ। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने
उठाई सनातन वोट की मांग, बोले कि वोट है तो सनातन क्यों नहीं। और खबर आ रही है पंजाब में सांसद अमितपाल पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि पैरोल पर 1 सप्ताह के अंदर अंदर फैसला ले। वकील से सांसद में कुछ बोलेंगे या मुख्य दर्शन रहेंगे। पूर्व पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप एयरपोर्ट के बाहर कार में बैठने के बाद फिर उतरे। अमेरिकी अरबपति की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए राजस्थान उदयपुर आए हैं। यहाँ 10 लाख के महाराजा स्वीट में ठहरे रहेंगे ट्रंप के बेटे। उदयपुर के लीला पैलेस में बनारसी रूम 3 दिन तक के लिए बुक किए गए हैं। यहाँ आने के बाद ट्रंप के बेटे ने आगरा ताजमहल का भी दौरा किया। ताजमहल देखते समय उन्होंने कहा कि यहाँ बनाने के लिए मजदूर कहाँ से लाए गए थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड डायना के साथ में आए हैं। चलिए खेल जगत के कुछ खबर देखिए आप। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी के भिड़ेंगे आमने सामने। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। फाइनल मैच 8 मार्च को अहमदाबाद में हो सकता है। वही खबर